हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट को वन शॉट में। और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम लोग 1 घंटे 30 मिनट में कंप्लीट कर लें, क्योंकि चैप्टर बहुत ही ज़्यादा चिंदी है। ठीक है। चैप्टर बहुत ज़्यादा चिंदी है। ठीक है, मतलब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार चैप्टर तो बहुत हार्ड है, ये है वो है। अब मैंने इसके 3 लेक्चर अपलोड किए हैं। अगर आपको वन शॉट ऐसा लगे कि भाई बहुत तेज करा रहा है, नहीं समझ रहा, आप वो 3 लेक्चर एक बार देखो। और उसके बाद अगर तुम्हें मैग्नेटिक इफेक्ट ना समझे, छोड़ देना वीडियो देखना। ठीक है। इतना चिंदी है मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब लोग इतना क्यों डरते हैं कि भाई इसमें ये है वो, अरे कुछ नहीं है यार, बहुत चिंदी चैप्टर है। ठीक है। ओके, तो हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, हम लोग कुछ बेसिक बेसिक बातें जान लेते हैं कि भाई जैसे अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे दिखाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आता कब है? जैसे मान लो तुम्हारे पास एक वायर है। वायर से हम अगर करंट को पास करें, तो करंट को पास करने के कारण उस वायर के आजू बाजू ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। ठीक है, तो जब क्रॉस बना होता है ऐसे, ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है, जो कि अंदर की तरफ है। ये तो क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है? क्रॉस रिप्रेजेंट करता है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। जनरली हम लोग क्रॉस ही बनाते हैं, क्योंकि इसी से हमें ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, दूसरा रिप्रेजेंटेशन इसका डॉट। डॉट भी मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक तीर है, एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड। मान लो तुम्हारे पास एक एरो है, तो एरो कैसी होती है? एरो ऐसी होती है। एरो के अगर तुम पीछे देखोगे, तुमने मान लो ऐसे बाण से तीर छोड़ा, जब तीर ऐसे आगे की तरफ जाती है तो तुम्हें उसका पीछे का हिस्सा क्रॉस में दिखता है। इसका मतलब तीर अंदर जा रही है और तुम्हें क्रॉस दिख रहा है उसका पीछे से, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। ऐसे याद कर सकते हो। और तीर को अगर तुम अपनी तरफ आता हुआ देखोगे, तो उसका सामने वाला वो पिन दिखेगा तुम्हें। सामने वाला उसका शार्प पिन दिखेगा तुम्हें, तो तुम समझ सकते हो कि डॉट से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होती है। ऐसे डॉट ही तो दिखता है जब तीर तुम्हारी तरफ आती है। तुम्हारी तरफ आ रही है मतलब प्लेन से बाहर आ रही है, आउटवर्ड आ रही है। राइट। ओके। ऐसा होता है। ये ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ओके। कुछ बेसिक बेसिक बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर, कोई वो नहीं है। ठीक है। एसआई यूनिट इज कॉल्ड टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है यहाँ पे टेस्ला, इस बात को ध्यान रखना। ठीक। गॉस भी इसकी एक यूनिट है, लेकिन वो एसआई यूनिट नहीं है। और 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस होता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है। ओके। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं फोर्स ऑन अ चार्ज। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे कोई एक चार्ज क्यू है। ठीक है, और यहाँ पे तुमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पे फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कौन बोल रहा था लगेगा? लाइव क्लास होती तो अभी बताता मैं। क्या मतलब, लाइव क्लास में कोई बोलता नहीं था। देखो, क्यू चार्ज अगर तुम्हारा रेस्ट पे है ना, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, इस पे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। उसका नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका मतलब चार्ज अगर रेस्ट पे होता है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। लेकिन अगर इसी चार्ज को मैं मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से मूव कराऊंगा ना, तब इसके ऊपर लग जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम बोलते हैं एफ बी। और इस एफ बी का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है। और फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी फिर? फोर्स की डायरेक्शन होगी बी क्रॉस बी में, तो वेलोसिटी इसकी सामने की तरफ है, बी अंदर की तरफ जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। अरे भैया देखो, ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई टर्म्स को डिफाइन कर दो। भाई अभी भी अगर तुम्हें, तुम्हारे लिए मुझे टर्म्स को डिफाइन करना पड़ रहा है, तो तुमने पढ़ा क्या है अभी तक? और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो वन शॉट से क्या पढ़ लोगे? इससे अच्छा 3 लेक्चर देखो फिर। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज। और बी क्या है तुम्हारा? बी है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या है तुम्हारा? बी है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली तुम क्या करो, वेलोसिटी की तरफ अपना पाम रखो, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपनी उंगलियों को कर्ल करो। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो मैंने ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक उंगलियों को कर्ल किया, डायरेक्शन आ रहा है ऊपर। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। अगर मैं इसको क्रॉस को ओपन करूँ, तो एफ बी मुझे मिलेगा क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है। अगर कभी तुम्हें फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज कर लेना, क्यू वी बी साइन थीटा। जैसे इस पे एक चिन्ह क्वेश्चन बोल देता हूँ आपको। 2 कूलम चार्ज is moving with a velocity of 4 meter per second in magnetic field of 2 टेस्ला। ठीक है, कंसिडर थीटा बराबर 0 डिग्री। फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। ठीक है, एफ बी बोल दो या एफ ऑन क्यू बोल दो, ऐसा भी चलेगा। इसका आंसर ढूंढ लेना इसी से। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, तो ये सब वही बोला है आप लोगों को। ठीक है, डायमेंशन यहाँ पे बी के दिए हुए हैं। यहाँ से आप लोग थोड़ा बी का डायमेंशन एनालिसिस वगैरह कर लेना, हो सकता है एग्जाम के आपको डायमेंशन पूछ ले। ठीक है, तो वो सब आप लोग कर लोगे या करा दूं? देखो, फोर्स बराबर क्या है? क्यू वी बी है।
साइन थीटा हटा दे, क्योंकि साइन थीटा तो डायमेंशन लेस है, तो यहाँ से बी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा एफ अपॉन क्यू बी। क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू को हम लोग लिख सकते हैं करंट इंटू टाइम इंटू वेलोसिटी, और ऊपर है फोर्स। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन होता है L1 m1 t-2। फोर्स क्या होता है तुम्हारा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हो गया m1, एक्सेलरेशन का L1 t-2। नीचे क्या होएगा, नीचे करंट का a1, टाइम का t1, और वेलोसिटी का होता है डायमेंशन L1 t-1। L1 से L1 खत्म, t1 और t-1 खत्म, तो तुम्हारा डायमेंशन आता है m1 t-2 और a-1। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन होता है, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना खुद से करके या गूगल से, दिस इज व्हाट। ओके, तो ये डायमेंशंस होते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है टेस्ला। वेबर करके भी यूनिट होती है, बट उसको हम लोग यूज कम करते हैं ना। अच्छा, अभी यहाँ पे साइक्लोट्रॉन मोशन वगैरह दिया हुआ है आप लोगों को, साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेशन दिया है। ये कुछ खास नहीं है देखो बेसिकली। ठीक है, हम लोग इसके बाद सीधा उस पे आएंगे। साइक्लोट्रॉन वैसे तो यहाँ मुझे नहीं बताना चाहिए, बट ठीक है देखो, मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे कोई एक चार्ज है जो कि यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है कोई चार्ज है तुम्हारे पास, और वो मान लो यहाँ पे सर्कुलर मोशन ऐसा कर रहा है। तो मान लेते हैं अगर चार्ज हमारा यहाँ पे है, तो इस वेलोसिटी से ऐसे अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे फोर्स कितना आएगा, फोर्स आएगा क्यू वी बी। और तुम्हें पता है कि क्यू वी बी कौन सा फोर्स है, क्यू वी बी तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, और इसी मैग्नेटिक फोर्स के कारण यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स ही तुम्हारा किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। तो क्यू वी बी इक्वल टू आ जाएगा mv² बाय आर। ठीक है, यहाँ से तुम रेडियस वगैरह का एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक वी से एक वी काट दो तो आर बराबर आ जाता है mv/क्यू बी। इस फॉर्मूले से तुम रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा Q b r/m। इस तरीके से तुम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। या फिर और तो कुछ नहीं, वेलोसिटी रेडियस का भी पूछ ले तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। नीचे देखो वही दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, आ जाओ, साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर क्या होता है। साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर में बेसिकली आप लोगों के पास दो डिस्क होती है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग चार्ज को पुट करते हैं, जिसका भी चार्ज हमें यहाँ पे आ, जिसका भी हमें यहाँ पे स्पीड वगैरह बढ़ाना रहता है। तो होता क्या है बेसिकली, जब ये इस डिस्क में जाता है ना, जब ये इस डिस्क में जाता है, तो बेसिकली वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिसके कारण ये तेजी से सर्कुलर मोशन करता है। फिर नीचे उसका मैग्नेटिक फोर्स हट जाता है, तो वहां से धीरे धीरे करता है, फिर तेजी से करता है, फिर धीरे फिर तेजी से करता है, फिर धीरे फिर तेजी से करता है। ऐसे ऐसे उसका जो स्पीड है वो हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसका एक्सेलरेशन हम लोग उसके अंदर ला सकते हैं। ठीक है, अच्छा चाहिए तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ ताकि कोई पॉइंट छूट न जाए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैव प्लेड की रोल इन प्रोवाइडिंग एनर्जी, पार्टिकल्स बीम यूजफुल इन स्टडिंग। ये तो फालतू बात है। साइक्लोट्रॉन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर, मतलब कोई भी आपके पास पार्टिकल हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो, कुछ भी हो, उसको एक्सेलरेट करके देता है ये कौन, साइक्लोट्रॉन। ठीक है, और फंक्शनिंग इसको देखते हैं। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर यूज्ड इन द साइक्लोट्रॉन, कॉम्बिनेशन में उनको हम यूज करते हैं। दीज आर अप्लाइड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड हेंस दे आर कॉल्ड क्रॉसेस फील्ड्स। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम क्यों अप्लाई करते हैं, ताकि साइन थीटा यहाँ पे 90 हो, तो थीटा अगर 90 होगा यहाँ पे, तो साइन थीटा 1 होगा, तो मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे लगेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, ओके, तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण क्या होता है, पार्टिकल के ऊपर ज्यादा फ्रीक्वेंसी पड़ती है ना, ज्यादा तेजी से वो वहां पे जाते हैं। तो साइक्लोट्रॉन में होता क्या है, दो सेमी सर्कुलर डिस्क होती हैं, जैसे यहाँ पे D1 और D2 आप लोगों को दिया हुआ है। ये जो ऊपर है ना, ये सेमी सर्कुलर डिस्क 1 कहाँ गया, ये तुम्हारा सेमी सर्कुलर डिस्क 1 और ये तुम्हारा सेमी सर्कुलर डिस्क 2। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई की जाती है दोनों ही डिस्क पे। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे इन चार्ज्ड पार्टिकल्स में एक एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। वंस द आयन इज एमिटेड, it accelerates due to negative voltage of D and performs a semicircular motion within the D. Whenever the ion moves from D to the other D, ठीक है, मैंने वही बोला कि एक डिस्क से जब दूसरे डिस्क में आता है, तो अगेन उसके ऊपर एक फोर्स पड़ता है, उसके कारण और एक एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेट्स ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू डिस्क। ठीक है, दो डिस्क के बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके कारण एक्सेलरेशन मिलता है। उसके बाद फिर से उसी डिस्क में जाता है, फिर से उस डिस्क में उसको मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक्सेलरेशन मिलता है, फिर इसमें आता है, फिर एक्सेलरेशन, ऐसे ऐसे करके उसके अंदर एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, और इसके कारण आयन जो होता है वो हमेशा एक्सेलरेट किया जाता है। तो साइक्लोट्रॉन में आपसे ज्यादा कुछ नहीं, बस सिंपली वो आपसे पूछ सकता है कि भाई टाइम पीरियड वगैरह का फॉर्मूला। ठीक है, तो तुम्हें पता ही है सेम चीज आएगी, यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन आ रहा है, तो सर्कुलर मोशन का जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इक्वल होगा मैग्नेटिक फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r, मैग्नेटिक फोर्स है क्यू वी बी, वी से वी खत्म। ठीक है, तो mv/r बराबर क्यू बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तुम्हें पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस का फॉर्मूला, सॉरी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कोई अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है रेडियस आर के सर्कल में, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल। तो यहाँ पे डिस्टेंस आएगी 2πr, और अपॉन वेलोसिटी, यहाँ से तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो, v बराबर आ जाएगा Q b r/m v, Q b r/m, है ना। अब इस वेलोसिटी को यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दो, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2πr/Q b r, दोनों आर सेम है, डिवाइडेड बाय एम, एम से आर खत्म, तो टी आ गया 2πm/Q b। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेना,
क्योंकि आप लोगों का टाइम पीरियड है साइक्लोट्रॉन का, तो न्यूमेरिकल पूछ सकता है। अगर ये टाइम पीरियड है तो तुम्हें पता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशन होता है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी QB/2πm। ठीक है, इस तरीके से कोई एक फॉर्मूला याद करो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। या याद मत करो यार, मैंने कभी ये फॉर्मूला याद नहीं किया, मुझसे आज तुम पूछोगे मैं कोई फॉर्मूला तुम्हें बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि मैं बेसिकली इस पे बिलीव करता हूँ कि डिराइव करो, जहां तक हो सके डिराइव करो। किसी का डेरिवेशन हार्ड है तो उसका फॉर्मूला मैं याद करता हूँ। जैसे जैसे एक एक्सिस वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज यहाँ पे एक्सिस पे रखा हुआ है, अरे कहाँ गया बायो सावर्ट्स लॉ, ये रहा। इसमें देखो फॉर्मूला क्या आता है, थोड़ा हार्ड है और इसका डेरिवेशन और हार्ड है। मैं इसका डेरिवेशन नहीं याद रखता, फॉर्मूला याद रखता हूँ। लेकिन जहां तक डिराइव हो सके मैं रट्टा नहीं मारता हूँ। यही रीजन है कि मेरे रट्टा सब्जेक्ट्स काफी कमजोर हैं, है ना। सो ओके, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला वगैरह। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी हाफ, मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी जब मैक्सिमम हो जाएगी, वेलोसिटी का फॉर्मूला है QB/m, QBm कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट नहीं है, तो जब रेडियस मैक्सिमम हो जाएगा तो उस केस में वेलोसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे v की जगह रिप्लेस कर देंगे हाफ m, v की जगह हम रिप्लेस हाफ m v स्क्वायर, v की जगह हम रिप्लेस कर देंगे QB/m और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए रेडियस को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा, तो हाफ m/Q² B²R² मैक्स अपॉन m²। एक m से एक m खत्म, तो तुम्हारा आंसर आया Q² B²R² मैक्स अपॉन 2m। ये फॉर्मूला होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। लेकिन इस फॉर्मूले को याद करना नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये याद करना है कि फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, बाकी सब खुद डिराइव करोगे। याद नहीं करना यार ये सब, बट लिखा दिया है मैंने क्योंकि फॉर्मूला है, आपको दिया हुआ है। ठीक, चलो। अच्छा, यहाँ पे ये भी बोला है कि रेडियस जो है वो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का लेना है। मतलब जैसे ये साइक्लोट्रॉन मोशन हो रहा है ना, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब आएगी? जब रेडियस की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, सॉरी जब रेडियस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और रेडियस की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात होगी। इसलिए यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का रेडियस लेने बोला है, तो बात वही है। ठीक है, कि जब वो एग्जिट कर रहा है, जब वो उससे एग्जिट कर रहा है ना, तब जो रेडियस है वो तो ऑब्वियसली एग्जिट कर रहा है, मतलब वो आखिरी ऑर्बिट है। देखो ना, इस साइक्लोट्रॉन से फिर बाहर निकल जाएगा ना चार्ज जो भी होगा, ये देखो यहाँ पे बाहर निकल गया चार्ज। अरे भैया ऐसे 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 घूमना शुरू किया, ऐसे 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 घूमना शुरू किया, बाद में तो बाहर निकल जाएगा ना। जब बाहर निकल रहा है तो जो उसका रेडियस आ रहा है, मतलब आखिरी ऑर्बिट से जो उसका रेडियस आ रहा है, उसका रेडियस आपको लेना है। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट होता है हेलिकल मोशन। हेलिकल मोशन देखो सिंपली बता देता हूँ आप लोगों को मैं। हेलिकल मोशन में क्या होता है कि बेसिकली जैसे आपका पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे है, तो इसके ऑब्वियसली दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होंगे वी पैरेलल और एक कंपोनेंट होगा वी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि बेसिकली चार्ज जो है उसकी वेलोसिटी ऐसे है, तो उसका एक कंपोनेंट सामने है, एक कंपोनेंट ऊपर है। तो चार्ज जाना कैसे चाहता है? चार्ज जाना चाहता है स्ट्रेट, लेकिन ऊपर वाला कंपोनेंट उसको ऊपर लेकर जाता है, तो ऊपर भी लेकर जा रहा है, आगे भी लेकर जा रहा है, ऊपर आगे ऐसे ऐसे वो हेलिकल मोशन करता है। ठीक है, चलिए, एक मिनट कॉल आ गया था गाइस। ठीक है, चलो। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था कि बेसिकली जो पार्टिकल है वो आपका सीधा जा रहा है, तो वी पैरेलल उसको सीधा जाने में मदद कर रहा है, लेकिन जो वी परपेंडिकुलर है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, आ, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तुमने लहर देखी है? लहर पे लोगों को सर्फिंग करते हुए देखा है, तो लोग सर्फिंग करते हुए आगे जाना चाहते हैं, लेकिन लहर जब उनको पीछे की तरफ ढकेलती है तो उनका मोशन कैसा होता है? विजुलाइज करो, थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो। सर्फिंग करते हुए बंदे को तुमने देखा होगा, तो बंदे जब सर्फिंग करते हैं तो बेसिकली वो कैसे सर्फिंग करते हैं? आगे की तरफ जाना पसंद करते हैं। लेकिन लहर अगर अगर उन्हें लेफ्ट की तरफ ढकेल रही है तो वो आगे भी जाते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट भी जाते हैं, तो उनका पाथ थोड़ा सा ऐसा नहीं हो जाता है? ऐसा हो जाता है कि नहीं? तो बेसिकली यहाँ पर भी चार्ज ऐसा जाना चाहता है, लेकिन उसको एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी थोड़ा सा ऊपर उठा रही है। चार्ज सीधा जाना चाहता है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऊपर उठा रही है, तो दोनों वेलोसिटी के इफेक्ट के कारण उसका एक हेलिकल मोशन होता है, स्प्रिंग जैसा। ऐसा होता है। ठीक है, इससे ज्यादा मैं फील नहीं दे सकता क्योंकि कंप्यूटर में बैठा हूँ। ठीक है, ऐसा। अब पैरेलल वाला कंपोनेंट इसमें कुछ कर नहीं पाता, क्यों? क्योंकि पैरेलल वाले कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा QVB sin थीटा। और अगर वेलोसिटी तुम पैरेलल वाली लोगे, पैरेलल वेलोसिटी का जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो जीरो बन रहा है, बेसिकली फोर्स उसका जीरो हो जाता है। लेकिन परपेंडिकुलर के कारण एक इफेक्ट आता है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कारण एक परपेंडिकुलर फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। आप जहां आगे रहे हो कोई आपको ऊपर खींच रहा है, तो आप बेसिकली कुछ ऐसे जाओगे ना, ऐसे ऐसा एक हेलिकल पाथ बन जाता है फिर, है ना। ये आप समझ रहे हो। चलो खैर, उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, बस एक ऐसे ही आप लोगों को नोट दिया हुआ था। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे बायो सावर्ट्स लॉ, उसके बाद लौटेंगे इन सभी टॉपिक्स पर। ठीक है, बायो सावर्ट्स लॉ क्या कहता है? आ जाओ। बायो सावर्ट्स लॉ क्या कहता है? बहुत ही सिंपल सा लॉ है, और इसी लॉ से हम लोग बहुत सारे डेरिवेशंस को करने वाले हैं। बिल्कुल हार्ड चैप्टर नहीं है, मुझे नहीं पता है लोग क्यों रोते हैं इस चैप्टर में। हाँ, मैं मानता हूँ एक्सरसाइज थोड़ी हार्ड है, तो इसके भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के मतलब इस चैप्टर के एक्सरसाइज के कोई हार्ड क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। सिंपल क्वेश्चन आएगा कि भाई करंट इतना फ्लो कर रहा है, रेडियस इतना है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, फोर्स कितना है।
सिंपल क्वेश्चन आएगा। टाइम पीरियड पूछ लेगा, साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, तो वो सब तो निकाल ही सकते हो ना यार। ये भी नहीं कर सकते तुम। ठीक। बायो सावर्ट्स लॉ। बायो सावर्ट्स लॉ क्या कहता है बेसिकली कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किसके इक्वल होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर। जो जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे कोई एक वायर है, ये तुम्हारे पास यहाँ पे कोई एक वायर है, इस वायर में हमने माना कि भाई कोई एक करंट फ्लो कर रहा है आई, इसमें एक करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक है, तो अगर मैं इसका छोटा सा सेक्शन डीएल उठाऊं, मान लो पूरी लेंथ एल है, उसमें से एक डीएल सेक्शन उठाऊं, और मैं आर डिस्टेंस पर तुमसे पूछूं इस वायर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो छोटा सा सेक्शन उठाए तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। तो वो जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आई क्रॉस डीएल अपॉन आर स्क्वायर। आई डीएल, हाँ, आई क्रॉस डीएल अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है बायो सावर्ट्स लॉ का फॉर्मूला। अब बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी डेरिवेशन तो यूं कर ले जाओगे। ठीक है, कुछ मुश्किलात तुम्हें नहीं आएगी। समझ गए? किसी किसी का भी आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आर डिस्टेंस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो सिंपली लिख दो डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई क्रॉस डीएल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक। अब चाहिए तो क्रॉस हटाना तुम चाहते हो तो क्या करो, क्रॉस हटा दो, साइन थीटा लगा दो, तो डीबी आ जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ऊपर नीचे आप चाहिए तो आर से मल्टीप्लाई करके इसको आप डीएल क्रॉस आर भी बना सकते हो, है ना, जैसा इसमें किया हुआ है। डीएल क्रॉस आर बना दिया, उतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग एक स्ट्रेट वायर के डेरिवेशन पे चलते हैं। इस फॉर्मूले को आप बस याद रखना। एक बार ये फॉर्मूला तुम्हें याद हो गया ना, यूं होगा सारा डेरिवेशन, यूं। चलो, तो फॉर्मूला क्या था एक बार रिवाइज करो। मैं भी रिवाइज करते रहता हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ, मुझे भी याद नहीं रहता है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, क्रॉस नहीं, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ना। चलो, तो हम लोग पहले निकालेंगे करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर। पहला हम लोग निकालेंगे करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अच्छा, लॉन्ग से मतलब क्या होता है फिजिक्स में? फिजिक्स में लॉन्ग का मतलब होता है इनफाइनाइटली लॉन्ग। मतलब ये वायर कहाँ से शुरू हो रही है वो नहीं पता, और कहाँ तक जाएगी वो नहीं पता। ठीक है, दोनों ही चीजें मुझे नहीं पता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुई है और प्लस इन्फिनिटी तक गई है। ये कोई दिक्कत नहीं है। इस वायर में मैं मान लेता हूँ करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं आई करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, और इसके पॉइंट पी पर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस करंट से हम लोग पॉइंट पी पे एक डिस्टेंस मान लेते हैं आर, स्मॉल आर। ठीक है, और जो एंगल बन रहा है यहाँ पे डीएल और आर के बीच में उसको मान लेते हैं थीटा। ये कैसे पता चला कि यही एंगल थीटा होगा? क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या है? क्या था फॉर्मूला? डीएल क्रॉस आर है ना फॉर्मूला। जो अगर मैं इसको क्रॉस में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आपका फॉर्मूला होगा डीवी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आई तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, डीएल क्रॉस आर, तो नीचे एक और आर आ जाएगा, तो नीचे हो जाएगा आर क्यूब, है ना। तो डीएल क्रॉस आर होता है बेसिकली, तो ये जो साइन थीटा का थीटा है ना, ये आपका एंगल है बिटवीन डीएल एंड आर। अच्छा, तो इसका मतलब लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी होती है? यस, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन क्या होता है? करंट के डायरेक्शन के इक्वल। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका डीएल क्रॉस आर है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका मतलब थीटा में पता चल गया डीएल और आर के बीच में है। आर डिस्टेंस यहाँ पे ये है और डीएल आपका ऊपर की तरफ है ऐसे, तो उनके बीच में एंगल यही वाला तो आएगा। तो ये डिस्टेंस हो, ये एंगल हो गया आपका थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाली डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड। तो डीवी बराबर क्या हो जाएगा? डीवी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, साइन थीटा का थीटा हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितना है। कितना है? ठीक है, तो बेसिकली आपका थीटा तो ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, थीटा तो आपका ये वाला एंगल हो गया। अब हमें क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन डी बी इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा और अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो डीएल है, इसका मतलब इंटीग्रेशन में यहाँ पे एल के टर्म्स में कुछ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ तो दिक्कत है, एल के टर्म्स में तो कुछ है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस साइन थीटा को पहले रिप्लेस करेंगे। तो साइन थीटा की हम लोग यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें साइन थीटा की एक वैल्यू मिले। सो साइन थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो, बेसिकली अगर ये आपका एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा आपका पाई माइनस थीटा। मुझे एक बार साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू बताओ।
साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा ही होती है, तो यहाँ से मुझे साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो साइन थीटा होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट है आपका कैपिटल आर, हाइपोटेनस है स्मॉल आर। बस यही सब तो नहीं याद होता तुम्हें ना, प्रैक्टिस करोगे ऐसे ही थोड़ी याद हो जाएगा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो बी इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, वैसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। वायर आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो माइनस से प्लस इन्फिनिटी तक, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। साइन थीटा की जगह आप लिख सकते हो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, तो ये आर क्यूब हो जाएगा। अभी भी आपका डीएल है, तो कुछ जुगाड़ कर सकते हैं हम लोग। एल लेंथ कौन सी लेंथ है आपकी, एल लेंथ आपकी ये लेंथ है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो पाइथागोरस थ्योरम से स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप स्मॉल आर स्क्वायर को आर और एल के टर्म्स में लिख सकते हो। ठीक, तो बी इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कैपिटल आर। नीचे आर क्यूब को आप रिप्लेस, अच्छा आर स्क्वायर की वैल्यू अगर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। ठीक है, और रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। और अगर तुम यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू निकालो तो 1/2 पावर का क्यूब कर दो, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। ये तो आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड आपकी आ गई यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज लाएंगे। क्या चेंज लाएंगे, ये आपका एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है। ठीक है, कैसे पता चला, अरे इसमें डालो ना आप, एल की जगह माइनस एल डालोगे तो भी वैल्यू सेम ही रहेगी। तो इवन फंक्शन है तो हमें पता है इंटीग्रेशन 2 टाइम्स हो जाता है और लिमिट्स हो जाती हैं 0 से लेके ए तक। ए क्या है आपका, इन्फिनिटी है। और म्यू नॉट 4 पाई कैपिटल आर आई ये सब कांस्टेंट है, तो इनको बाहर निकाल देते हैं। तो बी इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और ये कैपिटल आर ये सब कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा डी एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये 2 से ये 2 खत्म, तो तुम्हारा आंसर आ गया बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई। और ये इंटीग्रेशन करना अब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम क्या करेंगे ना, इजी कर देंगे यार, क्या डिफिकल्ट है। हम क्या करेंगे, एल बराबर सब्सटीट्यूट कर देंगे आर टेन थीटा, यही किया ना। हाँ, एल बराबर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे आर टेन थीटा। अब जिसका इंटीग्रेशन मजबूत नहीं है वो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता है, फिजिक्स में अलाउड है। नीचे आप लिख सकते हो देयर फोर बी इक्वल टू दिस। ठीक है, और उसके बाद इंटीग्रेशन की वैल्यू डायरेक्टली लिख दो कि 1/2 आर आई थी, या जो भी आना है वो आई थी, 2 आर स्क्वायर आएगा शायद 1 देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे एल बराबर आर टेन थीटा। प्रैक्टिस करो इसका, एक दो बार सॉल्व करो, याद हो जाएगा। ठीक है, तो डीएल बराबर क्या हो जाएगा, डीएल बराबर हो जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सब्सटीट्यूट कर दो तो बी इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई। डीएल की जगह आ जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, नीचे एल स्क्वायर की जगह आ जाएगा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो नीचे आ गया आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। देखो कराने का मुझे कोई शौक नहीं है डेरिवेशन, मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर लिख के दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप हर एक चीज़ को फील करो, आपको कहीं पे ऐसा ना लगे कि यार ये कैसे हो गया। हालांकि वन शॉट ऐसा चीज़ है कि जिसमें यही होना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसमें भी बेस्ट दूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ ही करा देता हूँ, कई जगहों पर मैं भी करता हूँ। ठीक है, सो बी इक्वल टू आएगा म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई। यहाँ से आप एक और आर बाहर ले सकते हो, तो एक और आर आ गया बाहर, 0 से इन्फिनिटी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नीचे क्या बचा, नीचे हम लोग यहाँ से आर स्क्वायर बाहर ले लें, तो आर स्क्वायर अगर बाहर आएगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर कितनी है, पावर है 3/2। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लिया तुमने, ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर कॉमन लिया है, तो पावर 3/2 होल ब्रैकेट के ऊपर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई। नीचे से हम लोग आर स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं विथ पावर 3/2, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 जब बाहर चला जाएगा, अच्छा बाहर बाहर मत करो, ऐसे ही चलने दो, 0 से इन्फिनिटी। ऊपर है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और पावर कितनी है यहाँ पे 3/2। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे देखो सब पे स्क्वायर है, तो आप बी इक्वल टू लिखोगे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई। डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं समझ रहा है तो आप डायरेक्टली आगे आंसर लिख सकते हो, आंसर तो याद करना आसान है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर या 2 आर ऐसा कुछ आता है, 2 पाई आर ऐसा कुछ आता है ना। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर और सेक थीटा दोनों पे स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हो आर सेक थीटा का स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, सो बी इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर
अपॉन 2 पाई, और आपने देखो सब्सटीट्यूशन किया था तो यहाँ पे लिमिट्स भी चेंज होंगी। ठीक है, एल बराबर आपने जब आर टेन थीटा पुट किया तो यहाँ पे लिमिट्स चेंज होंगी। पहले लिमिट्स क्या थी, जीरो और इन्फिनिटी थी। अभी एल बराबर आर टेन थीटा डाला आपने, तो जब एल आपका जीरो है तो उस समय थीटा कितना है, जीरो है, क्योंकि टेन में जीरो डालो। और जब टेन थीटा आपका इन्फिनिटी होगा तो उस समय थीटा आपका पाई बाय टू हो जाएगा। टेन थीटा इन्फिनिटी कब होता है, पाई बाय टू पर ना। तो जीरो की जगह जीरो ही रहेगा, इन्फिनिटी की जगह पाई बाय टू आ जाएगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी की जगह आ गया पाई बाय टू। ठीक, तो जीरो से पाई बाय टू, सेक स्क्वायर थीटा ऊपर रहने दो। नीचे से देखो ये जो स्क्वायर है, ठीक है, ये जो आर सेक थीटा का होल स्क्वायर है, ये बेसिकली इस टू को काट देगा। ठीक है, और ये क्यूब दोनों पे आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा आर क्यूब सेक क्यूब थीटा, और ये बचा डी थीटा। तो ये आर स्क्वायर से ये क्यूब कटा, इस सेक स्क्वायर से ये क्यूब कटा, तो ये आर आ गया बाहर, तो आपका बी आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और इंटीग्रेशन के अंदर बचा वन अपॉन सेक थीटा, वन अपॉन सेक थीटा होता है कॉस थीटा डी थीटा, और ये जीरो से पाई बाय टू। ठीक है, अब कॉस थीटा डी थीटा का जीरो से पाई बाय टू में आंसर बना आता है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर। तो फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर द मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। दो पार्ट्स में लेना होगा स्क्रीनशॉट तुम्हें यहाँ पे। तो पहले पार्ट का ले लो, ले लिए। चलो नेक्स्ट पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये तो इंटीग्रेशन है, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। सिंपल। तो आपका आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, वही आया था ना। हाँ, इंटीग्रेट कर ही देते हैं क्योंकि इसका आंसर टू आता है। तो आपका आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई। नहीं, आंसर तो सही है मेरे ख्याल से, क्योंकि माइनस साइन थीटा आएगा, साइन जीरो जीरो होता है। अरे कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, हाँ सही था यार, आंसर आंसर सही था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर सही था। बेसिकली आपका आंसर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ही है। लेकिन अगर हम सेमी इनफाइनाइट वायर की बात करेंगे, सेमी इनफाइनाइट मतलब जिसकी लेंथ आधी है, तो अगर लेंथ आधी है तो डिवाइड बाय टू हो जाएगा पूरे आंसर में। तो आपका बी आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर का आधा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। तो आपका आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्कुलर आर्क के लिए। अब देखो, मान लो तुम्हारे पास कोई एक सर्कुलर आर्क है, ठीक है, इस तरीके से। तुमने क्या किया, तुम्हें इसका एंगल, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मानते हैं यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है आई, और हमने यहाँ से डीएल लेंथ ले लिया इस साइड से। ठीक है, तो बेसिकली इस पॉइंट ओ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड मान लो निकालनी है। ठीक है, तो ये आर से लेंथ आ गई यहाँ पे आर। ठीक है, और यहाँ से एक और लेंथ आ गई। ठीक है, इसको बेसिकली हम लोग आर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा आपका। ठीक है, तो क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें। अच्छा, एक और चीज, कि डीएल लेंथ आपकी ऐसी है और आर आपका ऐसा है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 बनता है। ये तो थीटा हमने खुद से माना है। ठीक है, डीएल और आर के बीच में जो एंगल है ना, वो आपका 90 डिग्री है। तो बेसिकली जब आप डीबी लिखते हो, डीबी क्या आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस आर। डीएल क्रॉस आर क्या हो जाएगा, डीएल क्रॉस आर हो जाएगा, अरे म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिखो ना सीधा सीधा। साइन थीटा हो गया 1, तो डीबी क्या आ जाएगा, डीबी आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आया डीएल। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली आपका ये लेंथ क्या है, ये लेंथ एल है ना। ये लेंथ आपका एल है। तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन डी बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है तुम्हें। देखते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डीएल। तो डीएल लेंथ कहाँ से कहाँ है यहाँ पे, डीएल लेंथ का तो हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, एल को थीटा में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है कि एल इक्वल टू होता है आर थीटा, तो डीएल इक्वल टू होगा आर डी थीटा। तो इस डीएल को आप आर डी थीटा से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो बी इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, 4 पाई गया बाहर, डीएल की जगह बचा आर डी थीटा, और अपॉन में बचा आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। तो इस आर से ये आर खत्म, तो बी इक्वल टू आपका आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, इंटीग्रेशन के अंदर बचा डी थीटा। अब ये डिपेंड करता है कि आपको आर्क कितना बड़ा दिया हुआ है। अगर एक पूरा सर्कल दिया हुआ है तो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई होगा। ठीक है, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन डायरेक्टली यहाँ पे आप लिख सकते हो थीटा। तो फॉर अ सर्कुलर आर्क जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, वो आती है म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। अब आपको पता है कि फॉर सर्कुलर आर्क, कोई सर्कुलर आर्क है तो उसके लिए थीटा क्या होगा, उसके लिए आपका थीटा होता है 2 पाई। तो इस थीटा को जैसे ही आप 2 पाई से रिप्लेस करोगे, आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सेमी सर्कुलर आर्क की बात करें तो जैसे ही आप सेमी सर्कुलर आर्क की बात करोगे, ठीक है, तुरंत आपका बी आ जाएगा। थीटा उस समय पाई हो जाएगा, तो आपका बी आधा हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर आ जाएगा उस समय। तो छोटा आर लिखो, बड़ा आर लिखो, रेडियस ये बेसिकली वो, ये भी आई एम पी है। ठीक है, तो ये दो और फॉर्मूले हो गए। आगे बात करते हैं हम लोग एक्सिस पे, लेकिन एक्सिस से जाने से पहले आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा फील आ जाए। हम्म, जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में तुमसे बोल रहा है लाइन है 3 सेगमेंट, एक लाइन एल है, एक फिर सेमी सर्कुलर आर्क है, फिर एक लाइन एल है। तुमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है पॉइंट पी पर, मतलब यहाँ पर। तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड किसके किसके कारण आएगा? पॉइंट पी से जरा एक रेफरेंस लाइन बनाओ, तो ये रेफरेंस लाइन बनेगी ऐसे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड टोटल हमें निकालनी है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी किसके किसके कारण? वायर के कारण आएगी, सेमी सर्कुलर आर्क के कारण आएगी, अगेन वायर के कारण आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वायर है आपका बेसिकली वो पॉइंट पी के एक्सिस पर ही है, तो बेसिकली वायर के कारण यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। मैग्नेटिक फील्ड आएगी किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ इसके कारण, सेमी सर्कुलर आर्क के कारण। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं। तो इस सेमी सर्कुलर आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड होती कितनी है? थोड़ी देर पहले हमने देखा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेशन वगैरह करके जाओ, यही सब आपसे पूछेगा एग्जाम में। ओके, अभी हम लोग देखते हैं एक एक्सिस पर कितना होता है एक रिंग के कारण। यहाँ पे एक हमने रिंग बना ली, इस एक्सिस से यहाँ पे पॉइंट पी पर आप लोगों को मान लो पूछा है मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ड्यू टू रिंग। ठीक है, ऐसा करके इसका टॉपिक होता है। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी भारी है, तो इसको मैं याद रखता हूँ। कितनी होती है? म्यू नॉट आई एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, 4 पाई भी है ना। अच्छा देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिस्टेंसेस मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ ये रेडियस है इस रिंग का आर, ये डिस्टेंस आपकी हो गई स्मॉल आर। ठीक है, और नीचे से ये डिस्टेंस हो गई एक्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं मान लेता हूँ ये आपका डीएल हो गया, इस डीएल के कारण हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। सो डीवी का फॉर्मूला क्या होता है? डीवी का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये इसका वेक्टर फॉर्म होता है, मतलब डीएल क्रॉस आर करूंगा तो मुझे डीवी का डायरेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली इमेजिन करो इस चीज को इमेजिन करो तुम। ये तुम्हारे सामने एक रिंग है, ठीक है, इस ये रिंग है, तो इसकी लेंथ कैसे होगी? ऐसे होगी। ठीक है, तो इसकी लेंथ की रिंग में मैं अपना थंब रखता हूँ। इसका रेडियस कहाँ है? सामने की तरफ। इसका रेडियस कहाँ है? सामने की तरफ। ये जो रिंग मैंने बनाई, ये साइड व्यू बनाया है, मतलब बेसिकली रिंग को मैंने थोड़ा सा टेढ़ा किया है और फिर उसके बाद आपके सामने बनाया है। कुछ नहीं मिला। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे आप लोग अज्यूम कर पा रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास रिंग है, ये मैंने डीएल की डायरेक्शन में अपना थंब रखा है, ये मैंने आर रखा उसके रेडियस की तरफ, और मैंने फिंगर्स को कर लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही नीचे की तरफ, सामने एक्सिस पे नीचे की तरफ आ रही है। तो जैसे ये आपकी रिंग ऐसे डीएल ऐसे, आर ऐसे सामने है, मैंने फिंगर्स को कर लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड मैं बाहर की तरफ मानूं, मतलब डीएल को अगर मैं इस तरफ मानूं, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ पर आएगी, एक तो यहाँ पर आएगी डीबी, एक तो यहाँ पर आएगी डीबी। ठीक है, अब मैं ये मान लेता हूँ कि भाई ये कुछ थीटा एंगल पर है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कुछ थीटा एंगल पर है, तो यहाँ से भी आप थीटा एंगल मान सकते हो, आप चाहो तो वहां से भी थीटा एंगल मान सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में जो कराया गया है ना, ये आपकी टेक्स्ट बुक में बेसिकली वर्टिकल से दिखा के कराया गया है, जिसके कारण समझना काफी मुश्किल होता है। लेकिन आप एनसीईआरटी वगैरह देखोगे या फिर कहीं और अगर पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से कराया जाता है ना, मतलब उस डायरेक्शन में नहीं कराया जाता है। थोड़ा इसको टिल्ट करके बताया जाएगा तो ज़्यादा बेटर समझेगा। तो इसमें आपको कॉस थीटा से लेकर कराया गया, लेकिन हम लोग वैसा नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। एक्सेप्ट हालांकि दोनों मेथड होगा, तो कोई भी मेथड लगाओ वो एक्सेप्ट होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा देखो, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं एंगल थीटा, तो ये डीबी का इस साइड कंपोनेंट हो जाएगा डीबी कॉस थीटा। इस डीबी का यहाँ पे हम लोग मान लेंगे डीबी कॉस थीटा कंपोनेंट, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पे इस डीबी का बनेंगे, क्या सिर्फ एक ही डीबी बनेगा ना? बहुत सारे डीबी बनेंगे, डीबी 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 डीबी, ऐसे बहुत सारे डीबी बनेंगे। तो इनका जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वो हमेशा कैंसल आउट होता रहेगा, और यहाँ पे जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो जुड़ता रहेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बी आएगी वो क्या आएगी? वो आएगी इंटीग्रल डीबी साइन थीटा। अब इंटीग्रेशन की लिमिट हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में क्या डाल सकते हैं ना। अच्छा, यहाँ से मुझे साइन थीटा की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? साइन थीटा की वैल्यू देखो, ये एंगल आपका थीटा है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी हो गया आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ से अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू देखनी है, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी? हो जाएगी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। करेक्ट, यहाँ से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू देखूँ तो वो क्या हो जाएगी? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट क्या है यहाँ पे? आर, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, अच्छा ये हुआ कैसे? इसके लिए आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि भाई जो थीटा है वो आपका यहाँ आया, ये आपका थीटा है, तो बेसिकली सिमेट्री से आप लोग कह सकते हो ये भी आपका थीटा होगा। ठीक है,
समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? तो एक और तरीके से मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। देखो, जैसे ये तुम्हारा थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। और अगेन फिर इसके बीच में एंगल कितना है? किसके बीच में? ये देखो, ऑरेंज से बना रहा हूँ। ये एंगल अगेन 90 है। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा थीटा। तो इसीलिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे? आर अपॉन आर। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी ना डीएल क्रॉस आर के। डीएल क्रॉस आर के मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी, तो डीबी और इस लाइन, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 का। अरे यार रुको, अलग से बताता हूँ तुम्हें। देखो, इसको मैं बाहर निकालता हूँ। ये तुम्हारा डीबी है, और ये तुम्हारा एंगल थीटा है। ठीक है। और यहाँ से तुम्हारा ये आर आ रहा है। ठीक है, तो ये अगर तुम्हारा एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। और ये डीबी और ये आर के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो ये अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना आ जाएगा? ये अगेन आ जाएगा थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अपोजिट, दैट इज कैपिटल आर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज स्मॉल आर। ठीक है। तो बी इक्वल टू आ जाएगा डीबी साइन थीटा। ठीक है। सो बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डीबी की जगह आप लिख सकते हो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे डीएल साइन थीटा। ठीक है। साइन थीटा की जगह आप क्या लिखोगे? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, आई को ले लो बाहर, अंदर बचा डीएल। साइन थीटा की जगह आप लिख दोगे कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। ठीक है। और ये आर स्क्वायर आपका ऑलरेडी एक था यहाँ पे। सो आपका बी क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई, और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 1/r³ डीएल। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस r³ को किससे रिप्लेस कर सकते हो? आपको पता है यहाँ पे अगर पीथागोरस थ्योरम लगाओ, तो पीथागोरस थ्योरम से आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू आएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब आर इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक। तो इस स्मॉल आर को हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो बी आपका आ जाएगा म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई, इंटीग्रेशन 1/स्मॉल आर की जगह आप लिख सकते हो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और ये है आपका डीएल। अब ये डीएल आपको यहाँ पे दिक्कत दे रहा है ना? तो हम क्या करेंगे? इस डीएल को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? बेसिकली सॉल्व करते हैं इसको, तो आप ही देखो, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हो। डीएल का इंटीग्रेशन मतलब इस रिंग का लेंथ का इंटीग्रेशन। इस रिंग की लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर, सर्कुलर ही तो है। तो बी बराबर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगी बाहर। इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा डीएल, और डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल लेंथ ऑफ द रिंग आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई इंटू आर। टोटल लेंथ जो होगी रिंग की वो क्या होगी? वो होगी 2 पाई आर। नीचे क्या है बचा? नीचे है आपका 4 पाई कैपिटल स्मॉल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर की पावर 3/2। 2 पाई से 2 टाइम्स में ये कट जाएगा, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। अब बेसिकली इसने यहाँ पे जेड मान के किया टेक्स्ट बुक में, तो वैसा है। तो इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं था, मुश्किल कंसेप्ट था। और अगर फिर भी आपको किसी कंसेप्ट में डाउट है, तो आप वो नॉर्मल वीडियो देख सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने स्क्रीन पे नहीं पढ़ाया, तो उससे आपको फील आ जाएगा। तो आप बोल रहे हो फायदा क्या है इस वन शॉट का? अरे भाई कुछ को तो समझा होगा, अब तुमको नहीं समझा तो वो हो सकता है ना समझाओ, ठीक है। बट स्क्रीन पे उतना खास कुछ हम लोग फील दे नहीं सकते हैं, है ना? चलो, तो वो देख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, अभी हम लोग देखेंगे एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है आपका? हम्म, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एम्पियर्स लूप लॉ बेसिकली है ये, मतलब एक लूप के लिए ये वैलिड है। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है तुम्हारा? एम्पियर्स लॉ कहता है, देखो मैग्नेटिक फील्ड का सरल तरीका है, ये पता नहीं क्या बायो साइवर्ट ओवर्ट है। ये कहता है भाई देखो, फॉर अ क्लोज लूप, जो बी डॉट डी एस है ना, वो इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज के। आई इनक्लोज मतलब जितना करंट वहां पे इनक्लोज है उसका सम। जैसे आपके पास यहाँ पे एक लूप है, या फिर लूप नहीं है, मान लो यहाँ पे 3 करंट फ्लो कर रहे हैं। ठीक है। तो आप क्या करो, आप क्या करो, यहाँ पे तीनों करंट के अंदर एक लूप बना दो। ठीक है, आपकी मर्जी, आप लूप कहीं पर भी बना सकते हो, एक आधा करंट छोड़ भी सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। तो आप जो यहाँ पे खुद से लूप बनाओगे, अभी वो डिपेंड करता है आपको कैसा शेप बनाना है। अब वो डिपेंड करता है आपको कैसा शेप बनाना है, राइट? सो इफ यू वांट टू मेक अ स्ट्रेट लाइन, इफ यू वांट टू मेक अ रेक्टेंगल, यू कैन मेक अ रेक्टेंगल, इफ यू वांट टू मेक अ सर्कल, स्क्वायर, जो भी बनाना है वो बनाओ। एम्पीरियन लूप उसको हम बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो बेसिकली यहाँ पे देखो, जो करंट इनवर्ड होगा ना, जो करंट अंदर की तरफ होगा उसको हम नेगेटिव लेते हैं बाय डिफॉल्ट, और जो करंट ऊपर की मतलब बाहर की तरफ होगा उसको हम पॉजिटिव लेते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है। अच्छा, और जो करंट होता ही नहीं है उसको आइन क्लोज में लेते ही नहीं है। जैसे इसके लिए तुम्हें क्या बोला है, इसके लिए तुम्हें बोला है एम्पीरियन लॉ लिखने। तो यहाँ पे एक आई वन करंट बाहर है अंदर की तरफ, यहाँ पे एक आई टू करंट है बाहर की तरफ, यहाँ पे एक आई थ्री करंट है बाहर की तरफ, यहाँ पे एक आई फोर करंट है बाहर की तरफ, सॉरी अंदर की तरफ। तो आइन क्लोज की वैल्यू क्या आ जाएगी? आइन क्लोज में सबसे पहली बात, इस आई वन की चर्चा ही नहीं होगी क्योंकि ये बाहर है। जो बाहर की तरफ होते हैं उनको हम लोग बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव लेते हैं, तो आई टू प्लस आई थ्री आएगा पॉजिटिव। और जो अंदर की तरफ होते हैं उनको हम लोग बाय डिफॉल्ट नेगेटिव लेते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, तो ये आइन क्लोज लिखने का तरीका हो गया। ठीक है। अच्छा, अब देखो, इसका बेसिकली मैं आप लोगों को एप्लीकेशन बताता हूँ। इसका एप्लीकेशन देखो सिंपल सा है। जैसे तुम्हारे पास मान लो यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर है। ठीक है। वायर का हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर आया था ना। देखो ये कितना सिंपली हो जाएगा अभी। तुम्हारा यहाँ पे ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। हम क्या करते हैं, इस वायर को एक एम्पीरियन लूप में डाल देते हैं। एम्पीरियन लूप यहाँ पे मान लो रेडियस आर का एक सर्कल है। ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट आपका बाहर की तरफ आ रहा है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। इसके लिए जब आप इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस लगाओगे तो वो आएगा म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। यहाँ पे आई कितना इनक्लोज हो रहा है, सिर्फ ये स्मॉल आई इनक्लोज हो रहा है और कुछ तो नहीं इनक्लोज हो रहा है, तो ये आएगा म्यू नॉट इंटू आई। उसके अलावा बी डॉट डी एस, मतलब डॉट का मतलब क्या होता है, बी डी एस कॉस थीटा। ठीक है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डी एस। डी एस मतलब लेंथ। ठीक है। तो ये सर्कल हम लोगों ने ऐसा बनाया है और मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ ऐसी है, तो उसके बीच में एंगल हो जाएगा जीरो। और डीएस की वैल्यू कितनी होगी, बी तो कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर बचा डीएस। तो ये एक एम्पीरियन लूप है, सर्कल है जो कि, तो इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा सरकमफ्रेंस के इक्वल, जो कि कितना होता है टू पाई आर। तो बी इंटू टू पाई आर इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई। तो आपके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। खत्म भैया खत्म। बस ये तो था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, अभी जैसे आप लोगों को मान लो एक सर्कुलर आर्क के लिए करने बोल दिया, तो उसके लिए भी आप कर ही सकते हो सिमिलर तरीके से। ठीक है। बाकी यहाँ पे एक सोलेनॉइड के लिए किया है, क्लोरॉइड के लिए किया है। ठीक है। तो सिमिलरली आप सर्कुलर आर्क के लिए भी ऐसे ही कर सकते हो। तो एम्पियर्स लॉ से आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं, सोलेनॉइड डिराइव करने आ सकता है, स्टेटमेंट पूछ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ये स्ट्रेट वायर वगैरह का डेरिवेशन आपको नहीं आएगा। ठीक है। ऐसा। ओके। अब जैसे देखो यहाँ पे आप लोगों को ये तो आप लोगों को एक स्ट्रेट वायर के लिए हो गया। ठीक है। और ये आई थिंक आप लोगों के लिए एक सर्कुलर आर्क के लिए भी दिया हुआ है। नहीं नहीं, स्ट्रेट वायर का ही दिया हुआ है बेसिकली। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सिमिलरली यू कैन सॉल्व फॉर एवरीवन। ठीक है। अच्छा। हम्म चलो हम क्या करते हैं, हम एम्पियर्स लॉ से सोलेनॉइड और टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड आपको पता ही है 10वीं से ही, एक कॉइल होती है इस प्रकार से, जो कि बहुत सारे टर्न्स में ऐसे बंधी होती है। ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसे आ रही हैं। ठीक है। आए। ठीक है। आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसे आ रही हैं इस प्रकार से। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे एज एन एम्पीरियन लूप। ध्यान से देखना, हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे एम्पीरियन लूप के द्वारा, मतलब एम्पीरियन लूप को दिखाने के लिए। ठीक है। इस एम्पीरियन लूप की हम डायरेक्शन, चलो इसको अलग रंग से बना देते हैं, हिरवा रंग का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम ऐसे मान लेते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है। ठीक है। और इस लूप का डायरेक्शन हम लोग ऐसे मान लेते हैं, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है। अभी हम लोगों को पता है कि सोलेनॉइड के अंदर एक करंट फ्लो करता है, तो यहाँ पे करंट भी हम लोग मान लेते हैं आई इस प्रकार से। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इस एम्पियर्स लूप को हम मान लेते हैं ए बी सी डी। तो हमें पता है इंटेग्रल फाई, फाई मतलब क्लोज लूप। तो क्लोज लूप किसके लिए, क्लोज लूप ए बी सी डी के लिए, जो बी डॉट डी एस होगा वो इक्वल टू आएगा म्यू नॉट इंटू आई। और सिंस यहाँ पे एन टर्न्स हैं, तो म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन आई आएगा। ठीक है। एन टर्न्स है तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया। एबीसीडी का मतलब क्या है, लूप एबीसीडी का मतलब है कि ए से बी, बी से सी, सी से डी। इसका मतलब इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस फ्रॉम ए टू बी प्लस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस फ्रॉम बी टू सी प्लस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस फ्रॉम सी टू डी प्लस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस फ्रॉम डी टू ए इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई। अब ध्यान से देखो, जैसे ही आप लोगों का ए बी है,
तो ए बी का डायरेक्शन आपके लूप का ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन ऐसा है। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सोलेनॉइड से निकल रही है तो इनका भी डायरेक्शन ऐसा है और आपके लूप का भी डायरेक्शन ऐसा है, तो एंगल दोनों के बीच जीरो है। तो बेसिकली ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन बी डी एस कॉस जीरो। ठीक है। अच्छा, अब ये बी डॉट डी एस देखो, ठीक है, बी टू सी, तो बी टू सी में आपका डायरेक्शन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, ये आपका डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, एंगल बनना 90 डिग्री, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। डी सी टू डी जब आप जा रहे हो तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो बी की वैल्यू जीरो हो गई, तो ये भी जीरो हो गया। सी से डी जा रहे हो तो वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रही है क्या, नहीं ना, तो उस लूप में जब कोई मैग्नेटिक लाइन फील्ड लाइन नहीं आ रही है तो ऑब्वियसली बी की वैल्यू जीरो है, बी की वैल्यू जीरो तो वो जीरो हो जाएगा। अब डी से ए आ रहे हो तो नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे है, तो बेसिकली आपका ऐसे है और आप नीचे आ रहे हो तो एंगल कितना 90 डिग्री, तो अगेन ये आपका हो गया जीरो। इक्वल टू क्या आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है म्यू नॉट कैपिटल एन आई। ठीक है, हम मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है यहाँ पे, स्मॉल एल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका बी कांस्टेंट है बाहर, कॉस जीरो वन हो गया, और डीएस डीएस मतलब छोटी छोटी लेंथ का इंटीग्रेशन करोगे तो एल आ जाएगा। सो बी एल इक्वल टू आ गया, सॉरी, बी एल इक्वल टू आ गया म्यू नॉट कैपिटल एन आई। सो बी इक्वल टू आ गया आपका म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन एल। अब ये जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना, इसको हम लोग स्मॉल एन डिफाइन कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सोलेनॉइड आती है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो स्मॉल एन आपका क्या है, स्मॉल एन है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कभी भी आप लोगों को टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोले तो वो स्मॉल एन होता है, और कभी आप लोगों को नंबर ऑफ टर्न्स बोले तो वो कैपिटल एन होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। कैपिटल एन एंड स्मॉल एन बोथ आर डिफरेंट, स्मॉल एन इक्वल टू होता है कैपिटल एन बाय एल, और कैपिटल एन इक्वल टू होता है स्मॉल एन एल। ये हो गया सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब टोरॉइड की बात करते हैं। टोरॉइड भी वैसा ही कुछ होता है, एक सर्कुलर आर्क में, सिंपल होता है, ये बेसिकली एक सर्कुलर आर्क है, तो लूप लॉ लगा दो काम हो जाएगा यार। ये देखो ये होता है आपका एक टोरॉइड। ठीक है, तो बेसिकली इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू लगा दो म्यू नॉट एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स हम मान लेते हैं यहाँ पे। आपको पता है एक सर्कुलर आर्क है तो डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा टू पाई आर, तो बी इंटू टू पाई आर इक्वल टू हो जाता है म्यू नॉट कैपिटल एन आई, तो बी इक्वल टू आ जाता है म्यू नॉट आई इंटू एन अपॉन टू पाई आर, खत्म। ठीक है, तो ये टोरॉइड का हो गया। टोरॉइड का तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में आने के लिए, लेकिन सोलेनॉइड का आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीजें कर ली, लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ कि म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है। ये तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, क्योंकि वन शॉट था तो इसलिए मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस है, तो ये एग्जांपल्स आप कर लेना, मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हाँ, उसके बाद फिर यहाँ पे छोटी छोटी चीजें बचेगी, बाकी तो मैंने बता दिया है। आइए थोड़ा सा अभी हम लोग एक्सरसाइज को एक्सप्लोर करते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो सिंपल सिंपल होंगे, जिनके आने के ज्यादा चांसेस होंगे। यहाँ पे देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो नाकाम है, नहीं दिख रहा था क्या मैं, लीव इट। जैसे देखो ये सारे क्वेश्चन हो गए, अब करंट डेंसिटी वगैरह टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्यों डाल दिए हैं वो पता नहीं। यहाँ पे भी देखो करंट डेंसिटी दे दी है, करंट डेंसिटी बेसिकली ये सब करवाया जाता है, सब हमें डेरिवेशन था जेई में, है ना। फिलहाल वो सब छोड़ो, हम लोग सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ भारी इसमें से आएगा नहीं, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी तुमसे पूछ रहा है ऑफ द प्रोटॉन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा ही था, कितना होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। रेडियस तुम्हें दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, डी लिखा हुआ है लेकिन ये रेडियस है, तो रेडियस तुम्हें दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, क्यू एम बी बाय आर, ऐसे ही होता था ना, एम बी बराबर एम बी स्क्वायर बाय आर बराबर होता था क्यू वी बी, वी से वी खत्म, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आता था क्यू आर बी अपॉन एम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एक एम से एक एम खत्म। यहाँ पे मास वास डाल दो, प्रोटॉन का मास आपको दिया है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको दिया है, क्यू की जगह आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डाल दो। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आप लोगों को दी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी से आप लोग क्या कर सकते हो, टाइम पीरियड निकाल सकते हो, टाइम पीरियड की हेल्प से फिर वेलोसिटी निकाल सकते हो। वेलोसिटी चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना, ओके। तो आप लोगों को फ्रीक्वेंसी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रखा है, इजी है। देखो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर बाय वी, है ना। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सही है। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2 पाई आर बाय टी, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और 1/t को मैं लिख सकता हूँ एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, तो आप ये फॉर्मूला भी यहाँ पे डाल सकते हो, ये भी फॉर्मूला आप यहाँ पे डाल सकते हो, और आपको रेडियस पता ही है, मास भी पता ही है,
ये फॉर्मूले से भी आप इस चीज को निकाल सकते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो बस काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेना। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, मतलब 10⁶ में आएगा। आ जाओ। इसमें बोला है टोरॉइड ऑफ नैरो रेडियस 1000 टन है और 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। तो रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू दी है 1000 टन। फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड इतना, तो बी तुम्हें दे दिया है 5 × 10⁻² टेस्ला। कितना करंट तुम्हें चाहिए? तो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन 2 पाई आर। तो बी कितना है? 5 × 10⁻²। म्यू नॉट तुम्हें पता है 4 पाई × 10⁻⁷। कैपिटल एन दिया हुआ है 1000। आई तुम्हें पता करना है 2 पाई, और आर तुम्हें दिया है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। ये खत्म 2 टाइम्स में, तो तुम्हारा आंसर आ गया आई इक्वल टू 5 × 10⁻² इंटू 0.1 अपॉन 2 × 10⁻⁴। तो आई आ जाएगा तुम्हारा 5 × 10⁻³ अपॉन 2 × 10⁻⁴। तो तुम्हारा आंसर आ गया 5/2। 10⁻³ प्लस 4 कितना हो जाएगा? 10। तो तुम्हारा आई आ जाएगा 25 एम्पियर। तुक्का मार रहे हो क्या? ओह ऐसे। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सिंपल सिंपल क्वेश्चन। यार एक बार एक्सप्लोर तो करो। तुम्हें एक बात बताता हूँ, ठीक है? मैं लाइव तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। देखो, कहानी नहीं है, छोटी सी ऐसी। चैप्टर था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अब ये चैप्टर में मतलब मुझे पहले से फोबिया था। बोर्ड्स में भी मैं डेरिवेशन वगैरह करके गया था, एक्सरसाइज छुआ भी नहीं था। तो ये क्वेश्चन चिंदी है, मतलब जो वहां पे मैंने दोबारा किया ही नहीं, तो लगा यार ये तो बहुत चिंदी, मैं डर क्यों रहा था इनसे। ठीक है। तो बेसिकली जब जेई का टाइम चल रहा था, तो जनवरी के महीने में हमें कैपेसिटर पढ़ाया जा रहा था। और कैपेसिटर के बाद मतलब सोचो, जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका था, उसके बाद कैपेसिटर शुरू हुआ था। तब पूरा मॉडर्न फिजिक्स बचा है, पूरा थर्मोडायनेमिक्स बचा है, पूरा वेव्स बचा है, पूरा ऑप्टिक्स बचा है। समझ रहे हो? तो खैर वो तो अलग की बात है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था भाई उस समय शुरू हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अब मैं क्वेश्चन ट्राई नहीं किया। मेरे दोस्त का सुमित करके मेरा एक दोस्त है ना, अभी भी है, और मतलब दोस्ती है हमारी। तो फ़ोन अक्सर उसका आता था, क्योंकि वो भी जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं भी कर रहा था। मैंने उसको फ़ोन किया, उसने मुझे फ़ोन किया। पता नहीं किसने किसको फ़ोन किया था, क्योंकि हम ही एक दूसरे को फ़ोन किया करते थे। मेमोरीज थी यार कोटा की। लिटरली इट रियली हर्ट्स यार, जब भी कोटा को मैं याद करता हूँ। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बेसिकली उसका फ़ोन आया, मेरा फ़ोन गया, पता नहीं, लेकिन फ़ोन आया। फ़ोन पे मैंने बोला भाई यार, मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन नहीं बन रहे। क्यों भाई, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है? बहुत बहुत स्मार्ट था। ठीक है, मतलब उसने सीईटी से कॉलेज लिया एट द एंड, जेई में उसका कुछ 90 वाइंटी बन पाया था। ठीक है, बट स्मार्ट, बहुत बहुत तगड़ा लॉजिक लगाता था। मतलब टीचर ने क्वेश्चन बोला, उसको समझ जाता था कैसे करना है। तो मुंबई से ही ऑनलाइन से वो कर रहा था। अगर वो कोटा आया होता ना, मैं गारंटी देता हूँ भाई वो आईआईटी जाता। ठीक है। तो बेसिकली मेरे साथ बैठा था वो, मतलब मेरे साथ बात कर रहा था वो। तो उसने बोला कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है? तो मैंने बोला हाँ यार, क्वेश्चन कौन सा बताओ, अब नहीं बन रहा है, मैंने तो कोई क्वेश्चन ट्राई नहीं किया। मैंने बोला भाई ये पहला वाला नहीं बन रहा है। अबे ये स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड लगा, ये आ गया तो क्या नहीं बन रहा है इसमें? अरे भाई इतना सुने। बोला भाई ये वाला क्वेश्चन देखना। तो उसने पकड़ लिया कि भाई ये मजाक कर रहा है, इसने ट्राई नहीं किया, और ये फिर भी बोल रहा नहीं है। कहते भाई तू एक बार ट्राई तो कर, मुझे पता है तू ट्राई करेगा तो यूं बना देगा क्वेश्चन, ट्राई तो कर, डरता क्यों है? ठीक है भाई, कोई बात नहीं। मैंने फ़ोन रखा, और S1 O1 एलन की 4-5 एक्सरसाइजेज होती हैं, O1 O2 S1 S2 जेई मेंस जे एडवांस। तो इसमें से हमें O1 S1 कंपलसरी रहता है। तो उस दिन मैंने O1 O2 S1 सॉल्व कर दी। S2 बहुत भारी होता है। ठीक है, तो O1 O2 S1 मैंने सॉल्व की, और पूरी सॉल्व हो गई। में से मैंने फ़ोन लगाया, मैंने बोला भाई सारे क्वेश्चंस हो गए। ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस नहीं हुए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए थे। मतलब जैसे 50 था तो 40 हो गया था। मैंने बोला यार सारे क्वेश्चन, बोलता है देखा ब्रो कितना आसान है। तो हमारी दिक्कत वही है, हम एक्सप्लोर करने से डरते हैं। हमें लगता है भाई कभी मुझे सर्किट नहीं समझा तो मुझे ईएमआई नहीं समझेगा, कभी मुझे सर्किट नहीं समझा तो एसी नहीं समझेगा, कभी मुझे इलेक्ट्रिक करंट नहीं समझा था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं समझेगा। कूदो तो। जब तक आप कूदोगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि पानी कितना गहरा है? पता चला वो पानी हो ही ना, मिराज हो। सो गिव इट अ ट्राई। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अभी और। ठीक है, प्लीज माइंड माई वर्ड्स। ठीक है, एक बार ट्राई दो यार, जिस चीज से भी डर लगता है ट्राई दो। मुझसे ना समझे, किसी और से समझे, मुझे तंग करो, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करो, नहीं समझ रहा है चैप्टर, मुझे समझाओ। ठीक है, तो ट्राई तो करो। ट्राई करने से डरते हो यार आप? ट्राई करने से डरता नहीं, डरना नहीं चाहिए आपको। अ मैन हु नेवर फेल्ड नेवर ट्राइड, आइंस्टीन ने कहा था। फर्क नहीं पड़ता किसने कहा था, खैर, लेकिन वर्ड देखो। अ मैन हु नेवर फेल्ड नेवर ट्राइड। ठीक है, नेवर ट्राइड समथिंग न्यू था बेसिकली। तो जो कभी फेल नहीं हुआ, वो कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकला। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो ना,
अभी समझ लो मैं अगर एमएसटी सिटी निकाल के शिफ्ट हो जाता किसी महाराष्ट्र बोर्ड के कॉलेज में, मैं क्या बोलता कि मैं तो अपनी लाइफ में कभी फेलियर देखा ही नहीं, लेकिन मैं अपने कंफर्ट जोन से निकला। हालांकि मैं फेल हुआ जे एडवांस में, लेकिन जे मेंस तो निकला। तो मैं अपनी लाइफ में फेल हुआ हूँ क्योंकि मैंने कुछ नया ट्राई किया। वरना मैं अपने कंफर्ट जोन में रहता तो 12th में मेरा 96 आया ही था सीटी के साथ, कोई कॉलेज ले लेता। या फिर ड्रॉप करके 98 99 लेकर आता, बढ़िया कॉलेज ले लेता, टॉप कॉलेजेस, है ना। ऑलवेज ट्राई समथिंग न्यू, ऑलवेज मतलब अपने लेवल से एक लेवल ऊपर की चीजें ट्राई करो हमेशा, हमेशा। जीना इसी का नाम है। चलो बकवास बंद करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बोला है सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर आए। तो सोलेनॉइड का लेंथ कितना है? सोलेनॉइड का लेंथ है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना है? 5 सेंटीमीटर। वाइंडिंग मतलब कैपिटल एन कितना है? 1000। करंट कितना है? 5 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें एक्सिस पर पूछ रहा है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं पता है सोलेनॉइड का? म्यू नॉट एन आई पता है ना। स्मॉल एन क्या होता है? स्मॉल एन होता है कैपिटल एन अपॉन एल। कैपिटल एन है 1000 और एल कितना है? पाई। तो फॉर्मूला म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। स्मॉल एन की वैल्यू 1000 अपॉन पाई। आई की वैल्यू 5। पाई से पाई समाप्त, 4 5 ज़ा 20। ये 1000 इंटू 10⁻⁴ तो ये आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁴। आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ ये 2 इंटू 10⁻³ आंसर आ गया। खत्म। क्या है यार ये तो ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बाद आएगा। फॉर अ प्रोटॉन एक्सेलरेशन साइक्लोट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड इतना है, टाइम पीरियड बताना है। नहीं निकालोगे टाइम पीरियड? क्या फॉर्मूला होता है फॉर अ प्रोटॉन एक्सेलरेटर? तो तुम्हें क्यों पता ही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, दूसरा यूनिट यूज किया वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसलिए टेस्ला ही आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक। तो फाइंड द टाइम पीरियड फॉर रिवर्सिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम पीरियड तुमसे पूछ रहा है तो टाइम पीरियड क्या आएगा? क्यू वी वी बाई आर। या फिर निकाल लो एक बार। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई आर अपॉन वी। और वेलोसिटी क्या होती है? mv² बाय आर इक्वल टू क्यू वी वी। तो वी से वी खत्म तो वेलोसिटी होती है क्यू आर बी अपॉन एम। ये टाइम पीरियड हो गया 2 पाई आर अपॉन क्यू आर बी अपॉन एम। आर से आर खत्म, टाइम पीरियड हो गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। प्रोटॉन का चार्ज तुम्हें नहीं पता? मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें क्वेश्चन में नहीं दिए। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, हाँ मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें क्वेश्चन में नहीं दिया। मास तुम्हें नहीं पता है प्रोटॉन का? अच्छा नहीं पता है क्या? ये देखो नीचे दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻⁴ लगाओ फॉर्मूला, यूँ आएगा आंसर, यूँ है। कुछ भारी नहीं है, ठीक है, कुछ भारी नहीं है। क्वेश्चन है सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इज मेड अप ऑफ 1000 टन ईच ऑफ रेडियस दिस। करंट इतना पास हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा सेंटर ऑफ द कॉइल पे। तो कॉइल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? बी का म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। टन्स है तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी इक्वल टू एन कितना है आपका? एन है आपका 100। रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करो तो 10⁻²। म्यू नॉट कितना होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। करंट कितना दौड़ रहा है? 0.4। सॉल्व करो, सॉल्व करो। 4 4 ज़ा 16। ठीक है, तो ये 1.6 हो गया क्योंकि 0.4 था। फिर ये पाई, फिर ये 100 आपका 10⁻² है और नीचे 10⁻² है, तो मिलकर 10⁻4 हो गए। और यहाँ पे 10⁻7 भी है और नीचे है 2 8 ज़ा 16। तो ये 1.6 जब 16 से कटेगा तो 0.1 आएगा। 0.1 आएगा। और ये पाई, और ये 10⁻³ पाई कितना होता है? 3.142। तो 0.12 इंटू 3.14 वो आ जाएगा 0.3142 इंटू 10⁻³ तो आपका आंसर आ जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁴। ऐसे ही कुछ है आंसर, ये देखो वही आंसर। क्या हार्ड है इसमें? क्या हार्ड है बताओ? अभी आप लोग निकाल लेना, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट अभी पढ़ा है नहीं है, पढ़ा दूंगा, निकाल लेना। ये आप लोग निकाल लेना। सेंटर ऑफ द लूप पूछ रहा है, इतने डिस्टेंस पर पूछ रहा है। डिस्टेंस पर पूछ रहा है तो क्या है? ये एक्सिस वाला फॉर्मूला है। कौन सा? बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये कितना दूर पूछ रहा है? 9.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 9.7 सेंटीमीटर। और स्मॉल आर तुम्हें दिया ही है 9.7 सेंटीमीटर। तो बस 2 टाइम्स ना, हाँ। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर निकाल लेना। और सेंटर का कैसे निकाल दोगे? सेंटर का निकाल दोगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। खत्म है यार, क्या है ये सब? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर लगाओगे तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। किसी डिस्टेंस पर निकालना है एक्सिस से तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, वो हार्ड वाला डेरिवेशन था। बाकी क्वेश्चंस भी कर लेना, चिंदी चिंदी है सब, ठीक है, कुछ भारी नहीं है। अच्छा, अब अब एक तगड़ा सा रिवीजन हो जाए जल्दी से। चलो, तो हमने देखा था कि भाई कोई इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट है तो उसके लिए आती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर।
एक सर्कुलर आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर आती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और इस सर्कुलर आर्क से अगर एक्स डिस्टेंस दूर जाकर अगर तुम्हें निकालना है तो उसके लिए आता है बी तुम्हारा म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर, सॉरी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। अच्छा, और और एक सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है? सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड आती है म्यू नॉट एन आई। एन क्या होता है? कैपिटल एन अपॉन एल। टोरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है? म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन 4 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग देखते हैं करंट थ्रू अ वायर। ये मान लो तुम्हारे पास कोई एक वायर है और उस वायर से करंट जा रहा है। तो तुम्हारे पास अगर वायर है कोई लेंथ एल का और उससे कोई करंट दौड़ रहा है आई, तो उसके कारण जो फोर्स आती है इस वायर के कारण, अभी हमने एक पॉइंट के कारण फोर्स देखा था, पॉइंट के कारण फोर्स आया था क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है। तो अगर कोई वायर है, उस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फोर्स आता है वो कितना आता है? वो आता है आई एल क्रॉस बी। इसको आप खोलोगे तो ये बनेगा बिल। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है बिल, बिल साइन थीटा बेसिकली। थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ। अरे मैग्नेटिक फील्ड है यार, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब ये नहीं पता। लेंथ तुम्हारी ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है, साइन 91 होता है, तो इसलिए एफ इक्वल टू आप बिल भी बोल सकते हो। ठीक है। तो ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया फॉर अ वायर। वही चीज़ है। फिर यहाँ पे आप लोगों को डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, टॉर्क दिया हुआ है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है NABI साइन थीटा। ठीक है, सिंपल। टॉर्क मतलब क्या? जैसे तुम्हारा मान लो मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा रखा हुआ है, आपका कोई भी आपका रॉड ऑड कुछ भी यहाँ पे रखा हुआ है, तो अगर इस पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे आ रही है तो उसके कारण, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ अगर है और उसके कारण जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के कारण यहाँ पे कपल बन रहा है और उसके कारण यहाँ पे रोटेशन हो रहा है इसका। ठीक है। तो बेसिकली फोर्स हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, फिर टॉर्क उसका निकाल देंगे। टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ। तो बस वही किया यहाँ पे, और यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू आ गया आप लोगों का NIAB साइन थीटा। ठीक है। इसमें जो ये NIA होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? NIAB साइन थीटा। इसमें जो ये NIA होता है इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। आगे बढ़ते हैं, देख टेंशन मतलब बताता हूँ सब। ठीक है। हम्म। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, मैं देख रहा हूँ बस एक बार कुछ कुछ छूटा तो नहीं है, उसके बाद मैं उस चीज़ पे वापस आता हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आ चुका है एक बार। अच्छा, एक चीज़ छोटी हुई है। दो वायर्स अगर आपके पास हैं तो उन दोनों के कारण जो फोर्स लगता है वो छूटा हुआ है ना? मैं बताता हूँ, रुको। ये है नहीं वो शायद आपके पास, होगा तो ज़रूर। यही है शायद। जो भी है, जो भी है यार, छोड़ो। ठीक है। तो ये आपका टॉर्क का फॉर्मूला होता है, आपको सिर्फ टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है, उसका डेरिवेशन वगैरह आपको एग्जाम में नहीं आएगा। डेरिवेशन जैसा कुछ है भी नहीं यहाँ पे, टॉर्क का फॉर्मूला सीधे याद रखो, नियाब साइन थीटा। ठीक है, फिर नबी साइन थीटा, या फिर बिना साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला मैं तो ऐसे याद करता था, बिना साइन थीटा, साइन थीटा के बिना। टॉर्क का फॉर्मूला है बिना साइन थीटा। तो आप नियाब साइन थीटा से याद करते हो तो इससे आपको ये याद हो जाएगा कि निया बराबर होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। म्यू क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है। अब आपको टॉर्क से रिश्ता बता देते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। तो अगर पी से मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करूँ तो टॉर्क और इसका रिलेशन होता है पी साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? पी साइन थीटा। बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड का था। ठीक है, ये फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, बेसिकली एनालॉगी दी हुई थी, आई एम सॉरी। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या हो जाएगा? म्यू बी साइन थीटा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा? ये आपका पी है इलेक्ट्रिक डाइपोल, पी है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। एनालॉगी है बेसिकली ये दोनों। चलो मैं मिटा ही देता हूँ ना। जैसे उसका पी भी साइन थीटा था वैसे इसका म्यू भी साइन थीटा है। ये आपका टॉर्क और डाइपोल का रिलेशन है। कभी आपको डाइपोल देके टॉर्क पूछ ले। म्यू क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। साइन थीटा आगे। ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला आप म्यू क्रॉस बी भी लिख सकते हो। ठीक है। चलो ज़्यादा वो नहीं है, टेंशन मत लो। ओके, दैट्स इट। लास्ट टॉपिक पर आते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसके पहले मैं कुछ ढूंढ रहा था बट वो मिल नहीं रहा यार। कोई दिक्कत नहीं है।
मैग्नेटिक डाइपोल एनर्जी दी हुई है। बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल एनर्जी आपकी यूँ डिफाइंड है कि भाई यू बराबर माइनस पी। ये आपका होता था इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में होगा यू बराबर माइनस म्यू बी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, म्यू बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें कुछ केसेस दिए हुए हैं 180 पर, ये वो सब ज़रूरी नहीं है, जितना ज़रूरी था वो मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, वो वायर्स वाला केस मुझे मिल, हाँ ये रहा। देखो जब दो वायर्स में करंट फ्लो हो ना, एक वायर में I1 करंट फ्लो, एक में I2 करंट फ्लो, और डायरेक्शन उनका सेम हो, तो उसमें जो फोर्स आती है ना उन वायर्स की, वो आती है म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी। डी क्या है यहाँ पे, डी है दोनों के बीच की डिस्टेंस, एल क्या है लेंथ ऑफ द वायर, दोनों का लेंथ सेम ही होगा। ठीक है। और एक चीज होती है कि अगर करंट इन दोनों में सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो ये वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर करंट अपोजिट चल रहा है तो ये वायर एक दूसरे को रिपल करते हैं। नहीं समझ पा रहे हो, आ जाओ समझाता हूँ। वही मैं ढूंढ रहा था, मतलब टेक्स्ट बुक में था तो। जैसे ये तुम्हारी फोर्स, ये तुम्हारा I1 करंट है पहले वायर में, ये तुम्हारा I2 करंट है दूसरे वायर में। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है डी। तो बेसिकली जो फोर्स आता है इनके बीच में वो आता है म्यू नॉट I1 I2 एल अपॉन 2 पाई डी। एल क्या है, लेंथ है वायर का, एल है यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, ये आता है फोर्स। और अगर करंट का डायरेक्शन सेम रहे, आई का अगर सेम डायरेक्शन हो, ठीक है, तो ये वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स आता है। ठीक है। और यहाँ पे वाइसा वर्सा लगा सकते हो, मतलब अगर करंट अपोजिट जा रहे हैं तो वो एक दूसरे को वायर्स रिपल करते हैं, या अगर अपोजिट जा रहे हैं तो एक दूसरे को वायर रिपल करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। इसको समझ भी सकते हो, जैसे तुम्हारा I2 करंट यहाँ पे ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अपनी फिंगर्स को अगर तुम I2 के डायरेक्शन में कर्ल करो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, और यहाँ पर भी अगर कर्ल करो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर से जा रही है और बाहर से निकल रही है, उसमें भी अंदर जा रही है बाहर से निकल रही है। तो बेसिकली अगर मैं I2 के आसपास देखूँ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है, मतलब इसका डॉट आएगा और यहाँ पे क्रॉस आएगा। मैग्नेट के अपोजिट पोल्स आ गए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है तो होता ये है, मान लो I2 रिवर्स हो गया और I1 अभी भी सीधा है, तो I2 रिवर्स हो गया, तो अभी इस केस में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। मैं मान लेता हूँ कि भाई, हम्म, मैं मान लेता हूँ यहाँ से अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर आ रही है। I1 के केस में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अंदर जाएगी और उधर से बाहर आएगी, तो यहाँ पे भी आ गया क्रॉस 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 क्रॉस, तो दोनों क्रॉस है, पोल सेम हो गया, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। ये समझने के लिए बढ़िया ट्रिक है। ठीक है, हालांकि लिखना वगैरह नहीं है सब, ठीक है, सिंपली आपको बोल देना है व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम देन दे अट्रैक्ट, एंड व्हेन द डायरेक्शन इज अपोजिट दे रिपल ईच अदर। फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी। एल इज द लेंथ ऑफ द वायर, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द वायर। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई हैं, अभी हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज एमसीजी। ये लास्ट टॉपिक देखते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है ये। बेसिकली देखो, जैसे आप लोगों का यहाँ पे ये सिस्टम है ना, ये वाला, ठीक है, ये कॉइल है आपकी, मूविंग कॉइल। इसमें सबसे पहले जब करंट आता है, क्योंकि आपने करंट दिया है तभी तो वो डिफ्लेक्शन देगा, तो जब इसमें करंट आता है तो उस करंट के कारण इस मूविंग कॉइल में एक टॉर्क जनरेट होता है, और उस टॉर्क के कारण ये मूविंग कॉइल ऐसे घूमता है। नीचे ये लगा हुआ है स्प्रिंग, और आपने एसएचएम में पढ़ा था कि जब एक स्प्रिंग में रोटेशनल इफेक्ट आता है वो कितना आता है, वो आता है आप लोगों का सी थीटा, है ना। तो उसी सी थीटा को यहाँ पे के फाई से रिप्रेजेंट किया गया है। इससे रिप्रेजेंट किया गया है के फाई से। के क्या है आप लोगों का, डिफ्लेक्शन कांस्टेंट है। ठीक है, के आपका वही सी थीटा है, जैसे आपका टी टाउ इक्वल टू सी थीटा था ना उसमें, तो सी क्या था, टॉर्सनल कांस्टेंट, तो यहाँ पे उसी को के से लिखा है, तो के आपका टॉर्सनल कांस्टेंट है। और फाई क्या है, फाई आप लोगों का डिफ्लेक्शन, जैसे उसमें थीटा था डिफ्लेक्शन, तो फाई यहाँ पे हो गया आपका डिफ्लेक्शन। बट हमें ये पता है कि भाई टॉर्क कितना होता है, टॉर्क होता है NIAB, तो दोनों ही टॉर्क है तो दोनों को इक्वल कर दिया, के फाई इक्वल टू आ गया NIAB, तो यहाँ से आपका फाई आ गया NIAB अपॉन के, सिंपल। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन, फाई ही तो है डिफ्लेक्शन, तो आपको यहाँ से डिफ्लेक्शन का पता चल जाएगा। अगर डिराइव करने आया तो डायग्राम बनाना और ये फॉर्मूला ऐसे डिराइव कर देना, 2-3 लाइन का डेरिवेशन कुछ भारी नहीं है। पहली लाइन में लिखना, ड्यू टू करंट द मूविंग कॉइल रोटेट्स एंड इट जनरेट्स अ मूविंग इफेक्ट इन द सस्पेंशन, एंड ड्यू टू विच अ टॉर्क ऑफ के फाई इज क्रिएटेड। फिर नीचे लिखना टाउ इक्वल टू के फाई, के इज द वेयर के इज द टॉर्सनल कांस्टेंट, फाई इज द डिफ्लेक्शन। ठीक है, बट एज वी नो दैट टाउ इक्वल टू NIAB, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 NIAB इक्वल टू के फाई, देयरफॉर फाई इक्वल टू दिस, देयरफॉर डिफ्लेक्शन इज दिस। इतना कर दोगे नंबर मिल जाएगा। मेन मार्क्स डायग्राम पर होगा, आएगा तो जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम में आया था, मेरे बोर्ड एग्जाम में, ये 2022 में। सो दिस इज हाउ यू कंप्लीट योर चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज नो मोर। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम कंप्लीट करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसका न्यूमेरिकल वगैरह जो इजी इजी है उनको प्रैक्टिस कर लेना, वो आखिरी के कुछ छोड़ दो, डेरिवेशन वगैरह वाले छोड़ दो, इन जो सॉल्विंग वाले हैं उनको तो सॉल्व कर दो।
और इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लो, बेस्ट होगा। शॉर्ट नोट्स बना लो, बेस्ट होगा। अगले लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे मैग्नेटिक मटेरियल, और आज ही बैठे बैठे मैं रिकॉर्ड कर दूंगा एसी भी, ड्यूअल नेचर भी, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी। तो आपके पास सिर्फ 8 और 16 बचेगा। 8 और 16, 16 भी मैं कल रिकॉर्ड कर दूंगा, 8 मैं लाइव पढ़ाऊंगा लाइन प्लान के साथ। हो जाएगा, टेंशन मतलब। चलिए मिलता है अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।